नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही विवादित इस समय चर्चा में चल रहा है हमारा FCRA 2026। आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है भाई? जब हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं तो दिक्कतें कहाँ पर है कि आपको पैसा विदेशों से मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आपको विदेशों से पैसा आ रहा है आपके एनजीओ के थ्रू, तो उसको आप यूज कहाँ कर रहे हो? आपको आप इंडिया में कन्वर्जन के लिए यूज कर रहे हो, एंटी इंडियन एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हो, देन यहाँ पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट करना चाहती है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि FCRA बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, इस कानून में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब साफ है कि आपकी मंशा ये है कि पैसा कैसे भी आता रहे, सरकार को ना पता चले कि किसके थ्रू आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और उसका यूज कैसे किया जा रहा है। बट बिकॉज हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो हमारी सरकार के पास पूरा ये अधिकार हो जाता है भैया कि वो पता कर सकती है, देख सकती है और आपके FCRA अकाउंट को ऑडिट कर सकती है, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इशूज। नाउ ये देखो, 3-4 दिन से ये बहुत ज्यादा चर्चा में है हमारा, दैट द गवर्नमेंट टेक कंट्रोल ऑफ फॉरेन फंडेड एसेट्स, क्रिश्चियन काउंसिल अपोज। और सबसे ज्यादा इसमें जो दिक्कत हुई है ना, जो हमारी क्रिश्चियन काउंसिल्स है ना, उन्होंने अपोज किया है, बिकॉज वो ज्यादा पैसा उनके पास आता था फॉरेन से, और वो मोस्टली आपने देखा होगा कभी कि कोई पर्सन है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, अचानक से उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी आ जाती है, बिकॉज वो प्रॉमिस करते हैं कि आपके बच्चों का खर्च हम उठाएंगे, आपको घर यहाँ पर मिलेगा, आपको अगर विदेश जाना है तो सबसे आसान तरीका है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ और वो आपको फॉरेन भी भेज देंगे, बिकॉज उनकी पॉलिसीज ऐसी होती हैं। ठीक है, तो ये पैसा कहाँ आ रहा था? कन्वर्जन में लगाया जा रहा था। तो इसलिए जितनी भी क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, वो ज्यादातर इसको अपोज कर रही हैं। नाउ और समझेंगे, इसको जानेंगे। सो गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम, इसको बोलते हैं हिंदी में, इसमें एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। अच्छा, तो मुद्दा क्या था इसमें? क्यों स्पष्टीकरण सरकार को जारी करना पड़ा? क्योंकि सरकार ने बोला कि देखो, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा हर साल अपने एनजीओ को। अगर आप रिन्यूअल कराते हो और मान लो कभी आपने किसी ऐसी एक्टिविटी को अंजाम दिया है जब आपके पास ये पैसा आया जो एंटी नेशनल है, तो हम आपका रिन्यूअल नहीं करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपने रिन्यूअल नहीं किया और उस अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ तो क्या ये वो उस इंसान को मिलेगा जिसका एनजीओ है, या फिर वो सरकार के अधीन चला जाएगा? तो मुद्दा इस बात का हो जाता है, इसलिए ज्यादा परेशानी है। इनका कहना है कि सरकार टेक ओवर कर लेगी, जितने भी एनजीओ बंद करेगी सरकार, और उसमें जितना भी पैसा होगा सरकार वो जब्त कर लेगी। तो इनका कहना है कि सरकार उसको जब्त ना करे, और अगर वो जब्त नहीं करेगी तो आपको क्यों देगी भाई, अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज में हो तो? सिंपल है। तो इसको लेकर के ज्यादा विवाद है कि आप उस पैसे को ना रखें तो फिर करें क्या, वापस भेज दें? तो इसका हल नहीं निकल पा रहा है, तो इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, जिसमें इस कानून को वैध विदेशी वित्त पोषण विकासात्मक कार्यों और पारदर्शिता, जवाबदेहिता और राष्ट्रीय संप्रभुता की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ठीक है, चलो। अब मंत्रालय ने कहा कि ये जो FCRA है, ये विदेशी स्रोतों से प्राप्त हमें जो विदेशी अंशदान आता है, इसकी स्वीकृति और उपयोग को अब हम विनियमित करेंगे, यानी कि अब हमारे थ्रू ये जाएगा पैसा, जहां पर आप इसको यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित ये कानून निर्धारित करता है कि विदेशी अंशदान कौन प्राप्त करेगा। यानी कि अगर मैंने कोई एनजीओ बना लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एनजीओ बनाया है, दैट पर्टिकुलर एनजीओ वर्क फॉर द चिल्ड्रन और द वुमेन और द एनी अदर क्लास ऑफ द इंडिया, राइट, लेकिन उसमें आप ये जो दिखा करके पैसा ले रहे हो, लेकिन वो किसी क्लास के लिए यूज नहीं किया जा रहा है। पता चल रहा है कि उससे जो विदेशी फंडिंग आ रही है, आप चुनावों में लगा रहे हो, पर्टिकुलर कोई जज है उसको ये दिया जा रहा है, देन प्रॉब्लमेटिक है ना कि आप हमारे देश के चुनावों को ड्राइव इन कर सकते हो जो फेयर नहीं हो सकते। यानी कि ये समस्या है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम देखेंगे कि कौन प्राप्त कर सकता है इसको, कौन नहीं कर सकता है, और जो आपको प्राप्त होगा इसका आप उपयोग कैसे करने वाले हो। और विदेशी वित्त पोषित गतिविधियों को एक सीमित श्रेणी में प्रतिबंधित भी करता है कि ये पैसा आप कहां नहीं लगाओगे। ठीक है, इस कानून की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये शुरू हुआ था 1976 में, ये पर्टिकुलर लॉ हमारा आया था, राइट। अब इसे 2010 में एक नए अधिनियम द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो 1976 में जब ये आया था, तब इसमें बहुत ज्यादा कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई कमेटी उस तरीके की नहीं थी, बस ये कह दिया गया था कि एनजीओ को चलाना है तो वो विदेशी पैसा ले सकते हैं। लेकिन फिर बीच बीच में इसमें कई बार क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि ठीक है, हमें इसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो 2016 में इन्होंने थोड़ा सा अमेंड किया, देन 2018 में अमेंडमेंट हुआ, 2020 में अमेंडमेंट हुआ, एंड नाउ फाइनली 2026 में अगेन इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। यानी कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आपको ये देखना पड़ेगा कि अमेंडमेंट शुरू कहां से हुआ है। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, 2016 से अमेंडमेंट यहाँ पे शुरू हुआ है, राइट। तो उन्होंने बोला कि भैया नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज से हम इसको अमेंड करना चालू कर रहे हैं।
चलो आगे आते हैं। एनजीओ की विदेशी फंडिंग से बनी संपत्तियों के लिए जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, ये बिल का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। यही सबसे ज्यादा विवादित प्रस्ताव भी है। इनका कहना था कि हम आपके एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर एक अथॉरिटी को सौंप रहे हैं, राइट। तो अगर किसी संगठन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है, जैसे कि एनजीओ स्वयं रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देती है कि भैया हमें नहीं चाहिए, हमें करवाना नहीं है दोबारा। मान लो कि अभी रेगुलेशन 2026 में आया है, तो जो ऐसे एनजीओ होंगे ना जिनका पैसा कहीं इधर उधर जा रहा होगा, वो अपने आप से अपने एनजीओ को खत्म कर देंगे, क्योंकि उनको पता होगा सरकार की नजर में आने से अच्छा है कि अपना एनजीओ बंद कर दो। लेकिन उनमें कुछ तो पैसा होगा, कुछ तो उनके अकाउंट्स और ऑडिट्स होंगे, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, या फिर वो खुद ही निकाल लेंगे पहले। लेकिन अगर बंद करेंगे तो सरकार की नजर में आएंगे कि भैया ये एनजीओ अचानक से कैसे बंद हो गया। जब से एफसीआरए आया है, इंडिया में लगभग 1600 प्लस ऐसे एनजीओ हैं जो अचानक से बंद हो गए। और जब हमारा सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था, तो ये 1600 एनजीओ जो कभी बंद होते थे, उसमें लगभग 800 एनजीओ अचानक से एक्टिवेट हो गए, इनमें पैसा आना शुरू हो गया, राइट। तो ये कैसे हुआ। प्लस आगे आते हैं, रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया जाए। अब एक बार अगर सरकार ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, तब क्या होगा। रिन्यूअल के लिए आवेदन ना किया जाए और रिन्यूअल आवेदन आपका अस्वीकार हो जाए, तो इसके लिए विदेशी अंशदान में से बनी या फिर प्राप्त की गई संपत्तियों के संबंध में आपकी एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की व्यवस्था होगी। ये अथॉरिटी उन एसेट कस्टडी, सुपरविजन और मैनेजमेंट तथा डिस्पोजल की प्रक्रिया संभालेगी। और यही मुद्दा है कि आप अगर उस एनजीओ का पैसा ले लोगे तो आप क्यों लोगे। इनका कहना है कि नहीं, ये पैसा भले ही पड़ा रहे, लेकिन आपके पास भी नहीं जाएगा, मेरे पास भी नहीं जाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा भाई। चलो, एफसीआरए बिल एक्सपेंडिंग स्टेट कंट्रोल ओवर सिविल सोसाइटी। सिंपल सी बात ये हो जाती है कि भैया हमारा जो स्टेट कंट्रोल है वो सिविल सोसाइटी के तहत हो रहा है। नाउ आगे आते हैं, गवर्नमेंट क्रैक डाउन ऑन फॉरेन फंडिंग, व्हाट द एफसीआरए बिल मींस फॉर एनजीओज एंड एसेट्स ओनरशिप। और जैसे ही ये संसद में आता है, फिर उसके बाद ये शुरू हो जाता है कि देयर इज वन फंडामेंटल राइट हु टॉक अबाउट द रिलीजियस फ्रीडम। अब अचानक से इनको याद आ गया कि हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता है और उसमें ये लिखा हुआ है कि हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। बट हर फंडामेंटल राइट में एक क्लॉज ये भी है कि भाई मान लो कि मेरे पास बोलने का अधिकार है, लेकिन मैं किसी को जबरदस्ती गाली तो नहीं दे सकती हूँ ना। मेरे पास बोलने का अधिकार है, तो मैं किसी की छवि जबरदस्ती नहीं खराब कर सकती हूँ ना। तो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिले। अब जैसे कि क्रिश्चियनिटी समूह जो कह रहा है कि आप गलत कर रहे हो हमारे एनजीओ को बंद करके, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हाँ, आपके धर्म की बात है, आप उसका प्रचार प्रसार खुले दिल से करो। हम भी सम्मान करते हैं, हर एक धर्म का करते हैं। लेकिन अगर जो आप कन्वर्जन करा रहे हो, किसी को लालच दे करके कन्वर्जन कराना है। अब मुस्लिम में तो कुछ अलग लेवल का कन्वर्जन होता है, वो तो आपको फोर्सफुली कन्वर्ट करा देते हैं या फिर प्यार मोहब्बत में फंसा करके कन्वर्ट करा देते हैं। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी है ये गलत हो जाती है ना, इसलिए तो हमारी सरकार कन्वर्जन लॉ लेकर के आई है। तो बात इस मुद्दे की है कि आप पूरी तरीके से यहाँ पर फ्री हो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के, लेकिन आप गलत तरीके से अगर इस पैसे का यूज कन्वर्जन में कर रहे हो तो ये पैसा गलत हो जाता है। इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही यार तुम्हें। चलो आगे आ जाते हैं और समझ लेते हैं थोड़ा सा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 25 मार्च को आता है, वित्तीय निगरानी की बात करता है। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसमें धार्मिक संस्थाओं को, शैक्षणिक कुछ संस्थाओं को और धार्मिक संगठनों पर सरकार की सख्तियां अब इसमें बढ़ जाएंगी, इसलिए वो परेशान है। इस विधेयक में एफसीआरए कानून में ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे कि सरकार को संगठनों की संपत्ति और संसाधनों का व्यापक नियंत्रण रहेगा। और ये वो प्रॉपर था डॉक्यूमेंट जो हमारी गवर्नमेंट लेकर के आई है। ये डॉक्यूमेंट की कॉपी है, इसे आप जाकर के देख सकते हो। अब विदेशी धन का उपयोग कहाँ पर नहीं होना है, जो हमारी क्षेत्रों में प्रभाव ना डाले, जो हम नहीं देखेंगे। अगर आप इंडिया में हमारी संप्रभुता या अखंडता को खराब कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स ये पैसा हम यूज नहीं होने देंगे। नेशनल सिक्योरिटी, लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे कि जुडिशरी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब हम आपको ये पैसा यूज नहीं करने देंगे। ठीक है, हमारा सार्वजनिक हित अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो यूज नहीं करोगे। अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में अगर ये किसी तरीके की खटास पैदा कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पीओके में किसी भी प्रकार का इस तरीके से, मान लो चाइना की कोई फंडिंग आती है और पीओके को अनरेस्ट करना है, या फिर इस तरीके से पीओके में किसी भी प्रकार की चीजें करनी है, या फिर कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी हो गई, तो कश्मीर को अनरेस्ट करना है या कश्मीर में कोई इशू क्रिएट करना है, क्योंकि उसमें पता है कि पाकिस्तान बोलेगा ही बोलेगा, तो फिर ये दिक्कत क्रिएट करेगा। नाउ रेगुलेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्ट, इस पर देखो तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है कि किन किन पर रेगुलेशन होगा। हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड दी फॉरेन ट्रस्ट फाउंडेशन, ये हमारे कंट्रीब्यूट करते थे, अब इनको सरकार खुले तौर पर देखेगी। प्रिवेंशन क्या है, देखो ना इलेक्शन में आएगा पैसा, ना पॉलिटिक्स में लगेगा, ना मीडिया में आएगा, ना पब्लिक सर्वेंट में, और ना ही एनजीओ एसोसिएशन में। तो इसको हम पूरी तरीके से, अगर इस फंडिंग से इन्फ्लुएंस हो रहा होगा तो हम इसको समाप्त कर देंगे।
नाउ आगे आते हैं। अब ये देखो, विधेयक में सबसे विवादास्पद सेक्शन जो था वो फिर 16(8) था। 16(8) क्या कर रहा था कि रद्द कर रहा था, संस्था का पंजीकरण छोड़ रहा था, पंजीकरण समाप्त करने की बात कर रहा था, और ये कह रहे थे कि नहीं करो। एक प्रस्तावित सेक्शन और है हमारा 14(b), जो ये कहता है कि अगर रिन्यू हमारा अस्वीकार होता है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो आवेदन अगर हमारा लंबित होता है तब क्या सारी चीजें रहेंगी। इसमें देखो, इन संपत्तियों को भी शामिल किया गया है अगर आप सीआरई से आपने बनाई है। जैसे आपने भूमि खरीद ली कोई, इस पैसे से भवन खरीदा, अस्पताल, स्कूल, वाहन, उपकरण या फिर बचा हुआ विदेशी धन। देखो, हवाला का पैसा कैसे आता है, ऐसे ही तो आता है, आपके हॉस्पिटल्स के थ्रू गो थ्रू होगा, क्योंकि आपने कह दिया कि हमने हॉस्पिटल ओपन किया है लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन अब उस हॉस्पिटल में पैसा फंडिंग का कैसे आ रहा है, कैसे रेगुलेट हो रहा है, कहाँ लग रहा है, तो देखने में तो वो लग रहा है कि हाँ सामाजिक काम कर रहे हो, स्कूल देखने में तो लग रहा है कि हाँ आपने सामाजिक काम किए, लेकिन वो पैसा कैसे रेगुलेट होगा, तो दैट इज द प्रॉब्लमेटिक। तो आपने इससे अगर कुछ भी बनाया है तो फिर वो देखा जाएगा ही जाएगा। पैटर्न एट ग्लेंस की अगर हम बात करें तो देखो, 4 मार्च 2026 को रिपोर्ट पेश करी जाती है, 16 मार्च को यहाँ पर रिव्यूट होती है, 25 मार्च को आता है। इसके बाद देखो, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है 18 अप्रैल को। देन इसके बाद ईडी रेड मारना शुरू करती है इस पर। फिर एक पैटर्न डिकोड करती है सरकार कि भाई ये तो हर जगह पर इस तरीके से फंडिंग का यूज हुआ है, और पास्ट में भी कई गलत जगहों पर इसका हमने इस्तेमाल किया है। देन ये अपना एक डॉक्यूमेंट रिलीज कर देते हैं कि देखो भाई, अब हम इसमें अमेंडमेंट करने वाले हैं, तो जिन भी लोगों को पहले से ही अपनी चीजों को देखना है, बंद करना है, अभी कर दो, अगर आपका नाम आया तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए जाओगे। ठीक है, तो इसके बाद ये लोग ये काम करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे करके अपने एनजीओस को, जिनका रजिस्टर हुआ था, जिनका नहीं रजिस्टर हुआ था, और सरकार ने ये इसलिए किया क्योंकि उनको ये पता चला कि ऐसे कौन कौन से एनजीओज हैं, और जैसे ही लोगों ने बंद करना एक के बाद एक शुरू किया, उन्होंने उसका डेटा निकालना शुरू कर दिया। तो बट ऑब्वियस है कि उनको आपका डेटा तो मिल ही गया ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले ही बोला था कि भाई देखो, हम इसमें अमेंड करने वाले हैं, अभी जो आपको करना है वो आप कर लो। यूएस पार्टीज यूनाइट अगेंस्ट एफसीआरए टू एक्ट द कैपिटल हिल रेजेस कंसर्न। अब अचानक से यूएस को क्या दिक्कत हो गई अगर हम अपने देश में इसको अमेंड कर रहे हैं? हु द हेल आर यू, क्या हमारे इंडिया में क्या हो रहा है आप बोलोगे? क्यों? क्योंकि फंडिंग भी तो आती है ना भाई, इसलिए यूएस को ज्यादा समस्या थी, और उनका कहना था ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो इस एफसीआरए को लेकर के चर्चा में आए थे, सीजेपी के जो मेन चेहरे थे, प्रोटेस्ट जिनकी वजह से पूरी तरीके से शुरू हुआ अच्छा खासा, सोनम वांगचुक जी। ठीक है, तो इनका एक एनजीओ था जिसका रजिस्ट्रेशन सरकार रद्द कर रही थी। क्यों? क्योंकि इनमें ये पाया गया था कि इनके पास चाइना से फंडिंग आ रही है, और ये कुछ जगहों पर हमारा पाकिस्तान में, जैसे कि एक शो था वहां पर ये गए थे। अच्छा, इंडिया के पास ना कुछ 10 से 12 अवार्ड की लिस्ट रहती है, हमारी जो आईबी होती है उसके पास एक लिस्ट रहती है अवार्ड्स की, जैसे कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला हुआ है, हमारे इंडिया में वो ब्लैक लिस्टेड है। फॉर व्हाट रीजंस? क्योंकि ये अवार्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी, जब आपने एंटी नेशनल एक्टिविटी करी होगी तभी आपको मिलेगी, यानी कि आप अपने देश के खिलाफ बोलोगे तभी आपको मिलते हैं। लोग नाम दे देते हैं इसका कि भैया इन्होंने अपने देश में इस मुद्दे को उठाया, बट इंडिया ने ऐसे अवार्ड को ब्लैक लिस्टेड कर रखा है, और उनको जैसे ही पता चलता है कि भाई इस पर्सन को ये अवार्ड मिला है, तो वो उसको फिर उस तरीके से रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं कि इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या फंडिंग है। तो जैसे इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था ना, इसके बाद इंडिया इन पर बहुत अच्छे से नजर रख रही थी। फिर इनके एफसीआरए अकाउंट को मतलब इन्होंने जांचा, फिर इसके बाद इनका जो एनजीओ था उसको रद्द करने की बात करी, तो इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये कैसी बातें हैं? तो जैसी मैं बता रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये एफसीआरए की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वैसे ही मैंने भी आपको बता दिया कि एफसीआरए की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेरे पास इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पहली बात तो, इस वजह से मुझे फालतू की बकवास मत सुनाना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब देखो आगे आ जाते हैं। डबल स्टैंडर्ड ऑन द फॉरेन फंडिंग, वेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियाज एफसीआरए अमेंडमेंट। अब देखो, सबसे बड़ी बात कि आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि फॉरेनर सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि बड़ा ज्यादा गलत हो जाता है। देन इसके बाद अमित शाह ने बोला कि देखो, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। मिजोरम कांग्रेस कह रही है कि ये क्या है, ब्लैक डे हो जाता है जिस दिन ये आया। वर्क ऑन गाजा, सोनम वांगचुक डिनाइज फंडिंग दैट्स आल्सो ऑपरेट इन द फिलिस्तीन एंड द अदर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जोन। अब देखो, सोनम वांगचुक जी के अकाउंट में आया, गाजा से फंडिंग आ रही है, कहाँ फंडिंग जा रही है? तो इसलिए बोला गया कि जब आप इतना सारा पैसा हमारे यहाँ पर आ रहा है, टोटल फॉरेन कंट्रीब्यूशन 2024-25 में जो इंडिया में हुआ, दैट इज 22,963 करोड़। अप्रोक्सीमेटली जो एनडीओज हैं दैट इज 16,200। नाउ अब ये 15% अचानक से डिक्रीज क्यों हो रहा है हॉस्पिटैलिटी में? इसीलिए क्योंकि सरकार इसको रेगुलेट करना चालू कर रही है। आर्टिकल 19 कहता है आपके पास है राइट्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इसको लगाओगे। तो बाकी आपकी क्या राय है इन सारी चीजों को देख करके? आपके माइंड में क्या आया है? ये अमेंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से वेस्ट में ज्यादा हलचल है एफसीआरए को लेकर के, क्योंकि वो तो एंटी इंडिया एक्टिविटी करते ही रहते हैं। तो जो भी आपका मुद्दा है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग
दिस सेशन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देयर इज माय टेलीग्राम अकाउंट जहां पर आपको एफआईआर मिलेगी एंड दिस इज माय इंस्टा जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।